Hello friends, welcome to NCERT लाइन बाय लाइन रिवीजन सीरीज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग आज का जो वीडियो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, जो कि 9.3 है सेक्शन नंबर NCERT रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 12। सो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इनकाउंटर्स अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ए पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू फर्स्ट मीडियम व्हाइल द रेस्ट एंटर्स द अदर। सो आपको मालूम है कि जब भी बाउंड्री पर मीन्स जहाँ मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे मूव करता है तो कुछ पार्ट हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन में, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है और कुछ पार्ट उसका क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। Clearly, so a ray of light represents a beam, the direction of propagation of an obliquely incident। obliquely incident मतलब क्या, नॉर्मल एंगल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम है। मीन्स कि ये आपको यदि 90 डिग्री होता तो आप क्या बोलोगे, इसको नॉर्मल इंसिडेंट बोलोगे। और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइन से ही एंगल देखते हैं। अब यदि एक एंगल कुछ और ले लो तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा डेफिनेटली 90 डिग्री से छोटा है और जीरो से बड़ा है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कब होगा, जब बिल्कुल ग्रेजिंग होगा। ग्रेजिंग मीन्स कि सरफेस को जस्ट टच करता हुआ लाइट रे आ रहा हो। सो आपको लेना है ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंटर्स द अदर मीडियम देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंजेस, जिस डायरेक्शन से वो प्रोपोगेट कर रहा था वो चेंज हो जा रहा था। अब देखोगे यहाँ पर लाइट रे ऐसे आया और जहाँ मीडियम चेंज हुआ तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, और जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहा। लेकिन जो पार्ट दूसरे मीडियम में गया उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गया। देख रहे हो, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा बेंड हो गया। ठीक है, सो ये नॉर्मल लाइन के तरफ बेंड होगा, मीन्स इस तरफ या तो बेंड होगा या ऐसे बेंड होगा। अब किधर बेंड होगा उसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे को स्नेल्स ने एक्सपेरिमेंटली इसके लिए फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया, बताया, और उसी पर आपको रिफ्रैक्शन के सारे कंसेप्ट बेस्ड हैं। सो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बेसिकली दो रूल है। पहला रूल है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस at the point of incident all lie in the same plane। so ये लाइन और ये लाइन सबको आप एक प्लेन में रख सकते हो, सब एक ही प्लेन में है। इसको प्लेन को समझने के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता है कि आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाओ, ठीक है, और इसमें ये देखो ये ऐसे है नॉर्मल, ऐसे लाइट रे आई तो ये भी इसी में प्लेन में रिफ्लेक्ट हुआ और ये भी इसी प्लेन में रिफ्रैक्ट हुआ। यहाँ पर जो बाउंड्री ने चेंज हो रहा था। सो क्लियरली ये सब एक ही प्लेन में है। और दूसरा बोल रहा है अब इनके एंगल का जो रिलेशनशिप है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल लाइन से ले रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप नॉर्मल लाइन से ले रहे हो। आपको ध्यान दो, आपको हमेशा नॉर्मल लाइन से लेना है। कितने बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये ऐसे लाइट रे आता है तो ये एंगल मान लेते हैं। नहीं, ये एंगल नहीं मानना है, आपको नॉर्मल लाइन से जो एंगल होगा वो लेना है, जो सरफेस के नॉर्मल लाइन होगा। The ratio of sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। means कि sine of angle of incidence means sin I और रेशियो है sin R, that is divided by sin R। ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये यही चीज लिखा गया, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द रिफ्रैक्शन एंगल ऑल आर टेकन फ्रॉम द नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो रहा है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन किए हैं n21 लिख करके। अब ये n21 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सो n21 इज अ कांस्टेंट and it is called the refractive index of a second medium with respect to the first medium। अभी refractive index क्या बला है, ठीक है, ये आपको जानना है। सो देखो आपने बोला कि साइन आई
मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर, बाई साइन आर इज इक्वल टू N21, और ये आपको मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम N1 है, और इसका क्या है, N2 है। अब ये हुआ क्या, ये N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में c होती है, लेकिन यदि यही लाइट को वाटर में ट्रेवल करना हो तो न्यूटन ने बोला था कि इसका स्पीड ज़्यादा होता है अपने कॉर्पस्कुलस थ्योरी में, बट एग्जैक्टली इसका जो स्पीड होता है वो कम होता है। सो मैं बोलूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एक क्वांटिटी है जिसको बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वैसे मैं बोलूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी है जो स्पीड ऑफ लाइट को उस रेशियो से चेंज कर देती है। सो ये जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो था ये N21 है, और N21 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यदि मीडियम 1 को आप एयर रखे तो ये N2 ही रहेगा, ये N21 क्या हो जाएगा, N2 के इक्वल। लेकिन यदि मीडियम मान लो कि नीचे में आपको ग्लास है और ऊपर में आपको वाटर है, तब क्या लिखोगे, तब ये N21 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये होता है वैल्यू N21 हो गया इक्वल हो गया N2 बाई N1 के। सो इस केस में हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो आपको ध्यान क्या करना है कि साइन आई बाई साइन आर होता है N21 बाई N1, इसको आप N2 डिवाइडेड बाई N1 भी बोल सकते हो। जो फर्स्ट वाला होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो सेकेंड वाला होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि N1 इंटू साइन आई। देखो ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं, डिवाइड इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। सो N1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है। देखो ये है आपको ये वाला मीडियम I और ये है R, और इसका है N1, इसका है N2। सो यदि एक से ज़्यादा मीडियम हो या कैसा भी हो, आप उस मीडियम का साइन, ये जो एंगल का साइन ले लो और उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो दूसरे के इक्वल उसी टाइप से हो जाएगा। मान लेते हैं 1 2 की जगह 3 होता, यहाँ पर और ऐसे होता तो इसका N3 होता, तो क्या लिखते, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, और तीसरे वाले का ऐसे ही एंगल निकालते हैं, मान लेते हैं I3, तो ये होता है N3 साइन I3। सो बेसिकली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ जो एंगल नॉर्मल से बना रहा है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। इसलिए आप लिख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, एक मीडियम का इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का इज इक्वल टू तीसरे मीडियम का इज इक्वल टू चौथे मीडियम का, इस तरह से। खैर चलिए, ये तो हम लोग कंसेप्ट समझ गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है अभी आप यही समझो N21। सो ये जो इक्वेशन है ये वेल नोन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। वी नो दैट N21 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया, एक पेयर ऑफ मीडिया का है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पर जिस रिलेशनशिप से डिपेंड करता है उसको बोलते हैं कॉचीज रिलेशन। और ये कैसे डिपेंड करता है इसको भी हम लोग जस्ट देख लेते हैं, क्योंकि आगे जब आप प्रिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है A प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4 एंड सो ऑन। मीन्स कि ये लैम्डा यदि बढ़ेगा, यदि वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा।
भाई डिनोमिनेटर में बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा, तो बट नेचुरल है कि ये टर्म छोटा हो जाएगा। मीन्स कि आपको विबज्योर में जो बोलते हैं ना वायलेट, इंडिगो, ये स्पेक्ट्रम में मालूम है कि वेवलेंथ लैम्डा बढ़ता है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसमें घटता जाएगा। सो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर, और रेड के लिए क्या होगा, लेस। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 9.10, इफ n21 ग्रेटर देन 1 देन r लेस देन i, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ग्रेटर देन 1 होगा, देखो ये बोल रहा है कि साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू n21, और यदि ये ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, साइन i इज ग्रेटर देन साइन r, और यदि साइन कोई चीज़ बढ़ रहा हो, ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम साइन 60 डिग्री होता है, उससे कम साइन 30 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब साइन का यदि वैल्यू बढ़ रहा है तो वो एंगल का भी वैल्यू बढ़ रहा होगा। इसका मतलब I इज ग्रेटर देन R, और I इज ग्रेटर देन R कहने का मतलब क्या हो गया, मीन्स कि ऐसे जो आएगा तो नॉर्मल लाइन के पास आ रहा है, R का वैल्यू I से कम है और नॉर्मल लाइन के पास आ रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। सो जब पास में आता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, सो द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इन सच केसेस मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर और डेंसर इन अ शॉर्ट देन द मीडियम 1। किसके रिस्पेक्ट में भाई, डेंसर तो किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा ना, तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। वैसे ही यदि n21 लेस देन 1 होगा तो r का वैल्यू i से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर बताऊँ कि यदि ये सपोज करो ये ग्लास है या वाटर हो और ये एयर हो, तो लाइट रे ऐसे आएगा और ये दूर चला जाएगा, r का वैल्यू ये I है, सो r ग्रेटर देन I हो जाएगा। सो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। So the refracted ray bends away from the normal, and this is the case when incident ray is in a denser medium refracts into a rarer medium। अभी denser और rarer का कंसेप्ट क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं ये सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक आपको जानते हो, अब तक आपने पढ़े हो मास डेंसिटी या डेंसिटी के कंसेप्ट को क्या पढ़े हो, मास बाय वॉल्यूम। मीन्स कि सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज़्यादा है, सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज़्यादा है, उसको आप बोलोगे कि डेंसिटी क्या है या मास डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हुआ, सपोज करो कि मैं 2 मीडियम लिया, ये मीडियम 1 लिया, ये मीडियम 2 लिया, ठीक है। अब मीडियम 2 में यदि लाइट का स्पीड क्या है, v2 रहा, इसमें मीडियम 1 में रहा v1, तो आपको यदि v2 v1 से कम रहा ना, तो आप बोले कि ये v2 या सेकेंड मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। अभी ऑप्टिकली डेंसर तो हुआ मास डेंसिटी से अलग। वैसे ही मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि आप साउंड को भी ले लो, तो साउंड के केस में क्या होगा, आपको वैक्यूम में साउंड का स्पीड क्या होता है, वाटर से कम होता है। यदि मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, रॉड बोल सकते हो, रॉड में जो कि आयरन रॉड हुआ उसमें स्पीड ज़्यादा हो गया। सो साउंड के रिस्पेक्ट में वैक्यूम क्या है, डेंसर है ज़्यादा वाटर से, और वाटर डेंसर है ज़्यादा रॉड से। सो आपको डेंसिटी, वो मास डेंसिटी अलग हुआ, साउंड के केस में डेंसिटी अलग हुआ, लाइट के केस में डेंसिटी अलग हुआ। सो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ मास डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे बी लेस देन दैट ऑफ एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मीन्स कि कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, उसका मास डेंसिटी कम है, ठीक है,
यहाँ पर एग्जांपल दिया है लाइक टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन क्या होता है, कम होता है वाटर से, लेकिन लाइट का स्पीड टर्पेंटाइन में वाटर से क्या होता है, कम होता है। सो आप ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ये आपके एनसीईआरटी से है और एग्जाम में पूछ सकता है कि वाटर में जो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन, लेकिन मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? अब देखो कि इफ N21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या हुआ, N21 में मैं बोला किसके रिस्पेक्ट में, किसका, सो N21 हो गया आपको N2/N1 मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यदि मैं N12 लिखा तो ये क्या होगा, ये होगा N1/N2 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो आप यहाँ इस इक्वेशन से समझ सकते हो कि N12 होगा 1/N2/N1 दैट इज 1/N21। तो N12 इज इक्वल टू 1/N21। सो अब एक दूसरा चीज इसने बताया है कि यदि N32 भी एक ऐड कर दिया जाए तब क्या होगा। सो इफ N32 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, किसके रिस्पेक्ट में होगा, 3 का 2 के रिस्पेक्ट में, देन N32 कितना हो जाएगा, N32 हो गया आपको N3/N2 दैट इज लिख सकते हो N3/N1 इंटू N1/N2। सो ये बोल सकते हो आपको N31 इंटू N12। सो ऐसे करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। सो वेयर N31 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। So some elementary result may be based on the law of refraction follow immediately. For a rectangular slab, refraction takes place at two interfaces, air glass and glass air. It is easily seen from the figure that R2 is equal to I1, that is the emergent ray is parallel to incident ray. There is no deviation but it suffers lateral displacement or shift with respect to the incident ray. देखो बहुत ही important concept है। कोई यदि लाइट रे ऐसे आ रही है ग्लास टू एयर में, कोई भी किसी भी मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हुआ, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब ये देखो ये लाइन, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है इसलिए ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो ये I2 हो गया आपको R1 के इक्वल। सो यदि R1 यदि होगा यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर बट नेचुरल क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एयर में यदि I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास में R1 होगा। क्यों? क्योंकि स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है आपको है। सपोज का वैक्यूम के लिए 1 होता है, सो 1 इंटू साइन I1, वैक्यूम के लिए 1 होता है, यहाँ एयर है तो इसको भी हम लोग 1 ही मान रहे हैं। सो 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू, ये ग्लास मान लो तो Ng इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन R1। क्लियर है? यहाँ पर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, Ng इंटू साइन R1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन I1 ही होगा। सो R2 तो I1 के इक्वल हो गया, मीन्स ये लाइन जो निकली ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। लेकिन क्या हुआ कि इससे हल्का सा शिफ्ट हो गया। यदि ये ग्लास नहीं होता तो ये ऐसे जाता, अब ये क्या हो गया है कि ऐसे जा रहा है। सो ये लैटरल शिफ्ट कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है। सो लैटरल शिफ्ट आप कैसे निकालोगे? अब लैटरल शिफ्ट का वैल्यू हमें निकालना है। सो लैटरल शिफ्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो अब देखो यही आपको लैटरल शिफ्ट है। यदि डेविएशन नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता, तो लाइट रे ऐसे जाती और ग्लास स्लैब के कारण जो रखा गया ना, उसके कारण ऐसे गया। अब ध्यान दो, ये दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा तभी ये दोनों लाइट रे पैरेलल रहेगी। सो यही शिफ्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो शिफ्ट आपको यदि आप डेल्टा एक्स बोले तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा I1 माइनस R1। क्लियर है? सो
यदि मैं लेता हूँ ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो मैं साइन I1 माइनस R1 लूँ, तो साइन I1 माइनस R1, तो ये कितना हो गया डेल्टा एक्स बाय ये लेंथ को मैं L मानूं बाय L। क्लियर है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। अभी L निकालने के लिए क्या करो ना, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला। तो इसमें क्या है, आप यदि थिकनेस इसका T मान लो, इसका थिकनेस T है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos R1 इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस T बाई L, और यहाँ से L का वैल्यू हो गया T बाई कॉस R1। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू L साइन I1 माइनस R1, और L का वैल्यू हो गया T बाई कॉस R साइन I1 माइनस R1। सो यही बेसिकली आपको लैटरल शिफ्ट होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सो अनदर फेमिलियर ऑब्जर्वेशन इज दैट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेज। ठीक है, सो आप यदि आप अपने घर में भी देखे होंगे कि किसी बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विथ वाटर यदि लो, ठीक है, कोई एक बकेट में पानी रख दो और उसको ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि उसकी हाइट थोड़ी रेज हो गई है। या किसी पेंसिल को आप रखोगे ना तो पेंसिल थोड़ा टूटा हुआ दिखेगा। क्यों टूटा हुआ दिखाई देता है? बिकॉज एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ में डिफरेंस आता है, और एपरेंट डेप्थ इज द रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो जैसे ये फिगर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये आपको एग्जैक्ट इसका डेप्थ है। सो इसका डेप्थ को यदि आप h दिखाते हो जो कि रियल डेप्थ है, और एपरेंट डेप्थ यहाँ पर इसका आ रहा है, यहाँ पर ये जो O है ना, ये O डैश पे शिफ्ट लग रहा है, और यही आपको क्या है एपरेंट डेप्थ। मैं इसको h डैश बोल रहा हूँ। तो h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू होता है ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया सो वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। इस फॉर्मूला को समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है, नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे के लिए होगा। देखो कहीं लिखा गया होगा, ठीक है, सो फॉर व्यूइंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है ना, इसके क्लोज में व्यू करने पर, जैसे ये नॉर्मल डायरेक्शन है तो इसके आसपास यहाँ पर देखोगे तब मिलेगा। आप सोचोगे कि यहाँ से देख लो, आई को यहाँ पर बना दो और तब ये उठा हुआ दिखे, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्मॉल एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सो हम लोग अभी रे डायग्राम्स ये समझेंगे क्यों एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से डिफरेंट है। सो सपोज करो कि ये वाटर बीकर रखे हो, ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट O है जो बेसिकली सपोज करो एक कॉइन है, और आई से आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो। सो नियर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे है, और लाइट रे यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होकर के जा रही। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट किए तो यहाँ पर आया O डैश पे। तो ये O जो था ना, वो अब O डैश पर इस I को दिखेगा। अब इसका रे डायग्राम से हम समझते हैं। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि I है, यहाँ से इंटरफेस पर ये एयर है, ये वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, NW होता है, जिसका वैल्यू होता है 4/3। सो R का वैल्यू यहाँ पर देखो, यदि ये एंगल R है तो आप इसको पीछे किए तो इट मीन्स कि ये पूरा एंगल होगा R के इक्वल। ये R के इक्वल होगा तो ये एंगल होगा 90 माइनस R, इसका मतलब ये एंगल होगा R। सो यदि इस लेंथ को आप L मान लो, ठीक है, तो tan R कितना हो जाएगा, tan R ये हो गया आपको एपरेंट डेप्थ H डैश, और ये हो गया रियल डेप्थ, या H1 बोलो, आपके बुक में H1 दिया गया, ये हो गया रियल डेप्थ H। तो tan R हो गया L बाई H1, एंड सिमिलरली ये एंगल जो I है लोगे तो tan I इज इक्वल टू हो गया L बाई H। अब करोगे फॉर स्मॉल एंगल, मैंने बोला था ना कि नियर नॉर्मल इंसिडेंट होगा, सो फॉर स्मॉल एंगल के लिए हो जाएगा
साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई। वैसे ही आर भी, यदि आई स्मॉल है तो आर भी स्मॉल होगा, तो सेम कंडीशन होगा। तो जो फॉर्मूला होगा स्नेल लॉ वो क्या होगा, म्यू वाटर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको मालूम है स्नेल लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल का साइन इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। अब साइन को आप साइन आई को टेन आई के अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। सो एन डब्ल्यू टेन आई इज इक्वल टू 1 इंटू टेन आर, और यहाँ से हो जाएगा एन डब्ल्यू इंटू टेन आई का वैल्यू कितना है, एल बाई एच इज इक्वल टू 1 इंटू एल बाई एच वन। सो ये आ जाएगा H1 आ गया आपको H बाई एन डब्ल्यू। सो एपरेंट डेप्थ हो गया, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये तब होता है, ये ध्यान दो, ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट डेंसर एंड ऑब्जर्वर रेयरर। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो डेंसर मीडियम में है, और इसी डेंसर मीडियम का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। यदि सपोज करो कि मैं इस टाइप से लेता कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कांच में होता है, ग्लास में होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्लास में होता, और ऑब्जर्वर जो है ना वो क्या होता है, वाटर होता, तो क्या लेते हैं आप, तब एपरेंट डेप्थ होता है H1 इज इक्वल टू होता है H बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज H बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है आपको? यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एक तो ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट हुआ कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो ऑब्जर्वर होता है वो आपको डेंसर मीडियम में हो गया और ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो गया। लाइक इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि यहाँ पर से पानी में कोई एक आदमी तैर रहा हो, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि पानी में तैर रहा हो, और जो ऑब्जर्वर है ना वो एक बर्ड है जो हवा में फ्लाई कर रहा हो। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एयर, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर क्या है वो वाटर हो गया। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज ये हो गया 1 बाई एन। सो अब करोगे H1 इज इक्वल टू H बाई 1 बाई एन, दैट इज, या म्यू बोलो, सो H1 इज इक्वल टू H इंटू म्यू। सो ध्यान दो कि जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हुआ, और ऑब्जेक्ट यदि आपको रेयरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, तो क्या होता है, एपरेंट जो हाइट होता है वो कितना होता है, म्यू इनटू रियल हाइट या रियल डेप्थ, जो भी कह लो। समझे नहीं समझे? कुछ भी डाउट हो से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। क्लियर है? सो आई थिंक इस कंसेप्ट के साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट है, बस बहुत छोटा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो आपने देखा कि कोई यदि बीकर ऑफ वाटर में रखें, ठीक है, कोई एक वाटर है जिसका कि आपने रखा कि जो डेप्थ है वो H है, तो जो एपरेंट जो होगा डेप्थ वो कितना होगा, H1 हो गया H बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लो। अब मान लेते हैं तो शिफ्टिंग कितना से हुआ, तो शिफ्ट बोलोगे, शिफ्ट जो हुआ जितना से उस हाइट उसका रेज हुआ वो कितना होगा, H माइनस H1, डेट इज H माइनस H बाई μ1 बोल दो, डेट इज H इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1। तो इतना से शिफ्ट हुआ। लेकिन एक की जगह हम 2 डाल देंगे तब क्या होगा, सपोज करो कि 2 ऐसा लिक्विड है जो एक दूसरे से मिलता नहीं है, एक के कारण μ1 है, एक के कारण μ2 है, तब कितना से शिफ्ट होगा, तो इसके कारण जो शिफ्ट हुआ वो हुआ H1 बाई, ये H हो गया, ये H1 मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, ये H2 मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लो, तो कितना होगा, H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2। इतना पर अब हो गया एपरेंट जो था, जो टोटल डेप्थ हो गया H1 प्लस H2, और एपरेंट डेप्थ H डैश हो गया H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2।
क्लियर है। ऐसे ही 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, h1/μ1 प्लस h2/μ2 प्लस h3/μ3। सो ये कंसेप्ट है। और जब बहुत ज़्यादा लिक्विड को डाल दिए, सपोज करो कि आपने 5 लिक्विड्स को डाल दिया है और तब आपसे पूछा गया कि पांचों लिक्विड के कारण इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, तो कैसे निकालोगे। आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोलते हो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, इसी से निकाल रहे हो। तो पांचों के कारण निकालना होगा तो क्या लिखोगे, रियल डेप्थ हो जाएगा h1 प्लस h2, टोटल डेप्थ डाल दो। मान लो 5 लिक्विड डाले हैं तो h5 तक हो गया, और एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, h1/μ1 प्लस h2/μ2 प्लस डैश डैश अप टू h5/μ5। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आपको 2 लिक्विड रखा गया है μ1 और μ2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यदि दोनों लिक्विड जिस बीकर में रखा गया है ना उसमें आधा आधा दूरी पर रखा गया है, मीन्स d/2 पर ये लिक्विड है, d/2 पर ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज विजिबल लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से पहले आपको सन दिखता है और आपको एक्चुअल सनसेट होने के बाद तक सन दिखता है। क्यों दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। देखो इसका फिगर दिया गया होगा, वो आपको देखकर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, एक्चुअल में ये जो लाइन है ना इससे नीचे सन है, अब से सन अभी तक आया नहीं है। सन अभी जो लाइन जहाँ तक आदमी देख सकता है उससे नीचे में है, मीन्स एक्चुअली ये सनराइज नहीं हुआ है। अब क्या हुआ कि लाइट रे यहाँ से आई, सन से जो लाइट रे आई वो एटमॉस्फेयर में आई ना, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज़्यादा है। वैक्यूम से ज़्यादा होने के कारण ये ऐसे जाने की जगह नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट हुआ थोड़ा, और इस आदमी को दिखा। तो इस आदमी को लगेगा कि ये सन क्या है, यहाँ पर से आ रहा है लाइट रे। लाइट रे एक्चुअल में नीचे से आ रहा है, लेकिन इसको लगेगा कि सन, ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है। सो सन का एपरेंट पोजीशन इंक्रीज, हाइट बढ़ गया। By actual sunrise, we mean the actual crossing of horizon by the sun. So the actual and apparent position of sun with respect to the horizon. The figure is highly exaggerated to show the effect. मतलब फिगर को काफ़ी exaggerate किया है इस इफेक्ट को दिखाने के लिए। The refractive index of air with respect to vacuum is 1.0029. सो इस कारण से ये नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पर्सन को सन पहले दिखेगा। Due to this, the apparent shift in the direction of sun is about half a degree. ये आपको ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है, हाफ डिग्री से apparent shift होता है, और corresponding time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. 2 मिनट का डिफरेंस रहेगा। The apparent flattening of sun at sunset, फ्लैटनिंग क्या हुआ, ओवल शेप का। So apparent flattening of sun at sunset and sunrise is also due to same phenomena. So मेरे ख्याल में समझ गए होगे। दिक्कत होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। अब एग्जांपल नंबर 9.5 बहुत ही आसान है। द अर्थ टेक्स 24 hours to rotate about once its axis. How much time does the sun takes to shift by 1 degree when viewed from the earth? So देखो कि यदि 360 डिग्री से घूमने में 24 आवर्स लगता है तो 1 डिग्री शिफ्ट में कितना लगेगा आवर। तो सिंपल इसको 24/360 आवर्स होगा। तो इसको देखोगे मिनट में चेंज करोगे तो 4 मिनट होगा। सो ये इसमें कोई चीज़ नहीं था। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, द ड्राउनिंग चाइल्ड, लाइफ गार्ड एंड स्नेल्स लॉ। मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर एक चाइल्ड है जो कि डूब रहा था, लाइफ गार्ड वाला जो पर्सन है वो यहाँ पर जीप पे था। तो वो देखता है इसको और सोचता है कि मैं किस रास्ते से जाऊँ कि इसको जल्द से जल्द मैं बचा पाऊँ और कम समय में पहुँचूँ। सो एक रास्ता है कि ये जिस रास्ते से इसको देखा, चाइल्ड को देखा, ये एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल है, मीन्स उसमें वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वाटर।
और इसमें दिया गया कि स्विमिंग पूल में इसका जो वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है। जमीन पर इसका वेलोसिटी v1 है, इस ये जो पर्सन है ना लाइफ गार्ड वाला इसका। फिर दूसरा ऑप्शन वो इसके दिमाग में आया ये कि देखो कितना इंटेलिजेंट है ये, कि किस डायरेक्शन से जाए कि बच्चे के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वो अपना बच्चे को बजाने से पहले वो फिजिक्स अप्लाई कर रहा है। तो दूसरा ये हो गया कि जी से बी की तरफ जाए और उसके बाद फिर बी से सी की तरफ ऐसे जाए। पहला तो आपने देख लिया, जी से ऐसे करते हुए ए तक जाए और ए से फिर सी तक जाए। लेकिन चूंकि ये फिजिक्स जानता था तो इसने क्या किया, इसने बीच का कोई एक पॉइंट चुना, ठीक है, ये पॉइंट, और यहां से यहां तक आया और यहां से फिर यहां तक गया। अब ये बीच का पॉइंट जो x है वो कौन सा पॉइंट है, ये कैसे निकाला। तो देखो ये यदि डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस यदि L2 है तो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, L1/v1, चूंकि जमीन पर इसका स्पीड इसका वेलोसिटी v1 है, प्लस L2/v2। और ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि स्नेल्स लॉ के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सके। स्नेल्स लॉ का जो क्राइटेरिया होगा ना, ये सिर्फ वेलोसिटी वाला टाइप का होगा। सो फॉर मिनिमम टी के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, साइन आई इंटू v2, ये इंटू v2 क्या है, इसका वेलोसिटी। तो साइन आई इंटू v2 इज इक्वल टू साइन आर इंटू v1 हो गया इसका वेलोसिटी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1/v2। सो v1/v2 क्या हो गया, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ द मीडियम। अब आप बोलोगे कि सर ये v1/v2 आपने लिखा, स्नेल्स लॉ का क्राइटेरिया तो है नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो उसी तरीके से ये हो जाएगा c/n2। सो आप यदि देखोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको c/n1 डिवाइडेड बाई c/n2, दैट इज n2/n1, और यहां से आ जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। सो मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो लाइट को जो मिनिमम डिस्टेंस लगेगा उसी रोड पर इसको चलना पड़ेगा और लाइट को मिनिमम डिस्टेंस इस स्नेल्स लॉ वाले पाथ पे लगेगा। सो देखो इसी बहुत अच्छा कंसेप्ट लिखा गया है, ठीक है। इन शॉर्ट, whenever it is wave or a particle or human being, whenever two mediums and two velocities are involved, one must follow Snell's law if one wants to take the shortest time. So shortest time के लिए आपको Snell's law को follow करना होगा। ये important है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सो हम लोग अगले वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत हम लोग इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सीखे हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम में आएगा। एंड आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।